ये देखिए एक ही एप्लीकेशन अभी लाइव चल रही है एक रियल डोमेन पर। ये खुद ब खुद 2 कॉपीज से 20 कॉपीज तक स्केल होती है। क्रैश होने पर खुद को हील कर लेती है। 2 रीजन्स में चलती है ताकि कोई आउटेज आए तो बची रहे। हर रिक्वेस्ट ट्रेस होती है और इतनी सिक्योर है कि अगर मैं इसे अटैक करूं तो AWS मुझे अलर्ट भेज देता है। इस एक वीडियो के आखिर तक आप ये पूरा कुछ खुद बनाएंगे एक खाली फोल्डर से रियल AWS कंसोल पर मेरे साथ। कोई कंटेनर एक्सपीरियंस चाहिए नहीं। ये है कंप्लीट कोर्स, एक वीडियो 10 लेवल्स। डिस्क्रिप्शन में चैप्टर्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये है पूरा सफर। चैप्टर 1, हम एक रियल कंटेनर डिप्लॉय करेंगे और वो 4 सेटिंग्स हराएंगे जो ज़्यादातर पहली डिप्लॉयमेंट तोड़ देती हैं। फिर इसे बुलेट प्रूफ बनाएंगे, फिर ये रियल ट्रैफिक पर स्केल होगी, फिर इसे प्राइवेट बनाएंगे और एक सरप्राइज बिल हटाएंगे, फिर इसे हार्डन करेंगे, फिर कॉस्ट 70% कम करेंगे, फिर हर गिट पुश पर ऑटोमेटिकली शिप करेंगे, फिर प्रोडक्शन में डिबग करना सीखेंगे, फिर मल्टी रीजन जाएंगे और आखिर में इसे बैकअप्स, कंप्लायंस और केओस टेस्टिंग के साथ सच में प्रोडक्शन रेडी बनाएंगे। हर चैप्टर लाइव पे ऑफ से शुरू होता है, सिर्फ देखिए मत, मेरे साथ बनाइए। चैप्टर 1, गोल ये है, यही पेज लाइव एक कंटेनर से सर्व होता हुआ AWS फारगेट पर एक लोड बैलेंसर के पीछे। कोई सर्वर मैंने स्टार्ट नहीं किया, कोई मशीन ऑन नहीं रखी, पर पहले वो एक आइडिया जिस पर सब टिका है, कंटेनर होता क्या है। सोचिए आप घर पर एक डिश परफेक्ट बनाते हैं पर दोस्त की किचन में स्वाद बिगड़ जाता है। अलग स्टोव, अलग इंग्रेडिएंट्स। सॉफ्टवेयर में भी यही दिक्कत है, मेरी मशीन पर चलता है पर सर्वर पर टूट जाता है। कंटेनर इसे फिक्स करता है। ये एक सील्ड लंच बॉक्स है जिसमें आपका ऐप और उसकी हर जरूरत है। एग्जैक्ट कोड, एग्जैक्ट टूल्स, एग्जैक्ट वर्जन्स। वो सील्ड बॉक्स हर जगह एक जैसा चलता है। आपका लैपटॉप, मेरा लैपटॉप, क्लाउड। डॉकर वो टूल है जो ये बॉक्सेस बनाता है। आप एक छोटी फाइल लिखते हैं, डॉकर फाइल यानी रेसिपी। एक कमांड, डॉकर बिल्ड, सब कुछ एक सील्ड यूनिट में पैक कर देती है जिसे इमेज कहते हैं। जरूरी फर्क, इमेज शेल्फ पर रखा बॉक्स है, कंटेनर वो बॉक्स जो खुला और चल रहा है। एक इमेज से कई एक जैसे कंटेनर्स। ये रहा हमारा छोटा ऐप और उसका डॉकर फाइल। क्लाउड को छूने से पहले मैं वो काम करता हूं जो ज़्यादातर ट्यूटोरियल स्किप करते हैं। मैं इसे लोकली टेस्ट करता हूं। डॉकर बिल्ड, फिर डॉकर रन और लोकल होस्ट खोलता हूं। ये देखिए मेरी मशीन पर चल रहा है। ये 30 सेकंड आपको क्लाउड में वो डिबग करने से बचा लेते हैं जो पहले से लैपटॉप पर टूटा था। अब ये इमेज कहाँ रहे ताकि क्लाउड इस्तेमाल कर सके। आपको चाहिए एक रजिस्ट्री यानी इमेजेस की प्राइवेट शेल्फ। AWS पर वो है ECR, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री। मैं एक रिपॉजिटरी बनाता हूँ, डॉकर को लॉग इन करता हूँ, इमेज को शेल्फ के एड्रेस से टैग करता हूँ और डॉकर पुश। अब इमेज ECR में सुरक्षित है, AWS के पुल करने के लिए तैयार। अगला शब्द सर्वरलेस, और ये नाम गलत है। सर्वरलेस का मतलब सर्वर्स नहीं है, ऐसा नहीं। सर्वर्स होते हैं, बस आप उन्हें कभी देखते नहीं, पैच नहीं करते, आइडल बैठने का पैसा नहीं देते। आप AWS को कंटेनर देते हैं और कहते हैं इसे चलाओ, वो मशीन ढूंढता है, चलाता है और सिर्फ चलने के सेकंड का बिल लेता है। यही है फारगेट, सर्वरलेस कंटेनर्स। कंटेनर्स चलाने के लिए पहले चाहिए एक क्लस्टर यानी एक नेम्ड घर जहां वो रहते हैं। फारगेट के साथ क्लस्टर के अंदर मैनेज करने को 0 सर्वर्स हैं, ये बस एक लेबल है। एक क्लिक, क्रिएट क्लस्टर हो गया। अब एक कंटेनर की रेसिपी यानी टास्क डेफिनेशन। ये बताती है कौन सी इमेज, कितना CPU और मेमोरी, कौन सा पोर्ट। इसे एक कंटेनर का जॉब कार्ड समझिए। पर इस जॉब कार्ड पर 2 खाली जगहें हैं जो लगभग सबको कंफ्यूज करती हैं। 2 अलग परमिशन स्लिप्स, और इन्हें मिक्स करना पहली डिप्लॉय फेल होने की नंबर 1 वजह है। यह है चैप्टर के सबसे जरूरी 90 सेकंड। 2 IAM रोल्स। रोल एक परमिशन स्लिप है, एक बैच जो कहता है आपको ये करने की इजाजत। पहला है एग्जीक्यूशन रोल। ये आपके ऐप के लिए नहीं, ये उस AWS एजेंट के लिए है जो आपका कंटेनर सेटअप करता है। ये AWS को इजाजत देता है कि वो ECR से आपकी इमेज पुल करे और लॉग्स लिखे। इसे क्रेन ऑपरेटर का बैच समझिए, वो क्रेन जो आपके कंटेनर को जगह पर उठाती है। ये बैच छूटा तो क्लासिक कैन नॉट पुल कंटेनर एरर आएगा। दूसरा है टास्क रोल, बिल्कुल अलग। टास्क रोल आपके ऐप का अपना बैच है, यानी आपका चलता हुआ कोड क्या छू सकता है, जैसे S3 से कोई फाइल पढ़ना। क्रेन ऑपरेटर का बैच बॉक्स पहुंचाता है। कार्गो का अपना कस्टम्स परमिट बताता है कि अनपैक होने के बाद वो कार्गो क्या कर सकता है। याद रखिए, एग्जीक्यूशन रोल कंटेनर पहुंचाता है, टास्क रोल बताता है ऐप अंदर क्या कर सकता है। अब हम इसे चलाते हैं और जानबूझकर मैं इसे टूटने दूंगा क्योंकि यहाँ जो 4 सेटिंग्स फेल होती हैं उनके बारे में कोई चेतावनी नहीं देता। हम एक सर्विस बनाते हैं, 2 कॉपीज मांगते हैं और दुनिया को इन तक पहुंचाने के लिए चाहिए एक स्टेबल फ्रंट डोर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। देखिए क्या होता है जब मैं इसे एक बिगिनर की तरह। ट्रैप 1, मैं टारगेट ग्रुप बनाता हूं और इसे इंस्टेंस टाइप पर छोड़ देता हूं। देखिए टास्क कभी हेल्दी नहीं होते। लोड बैलेंसर लोड करने से मना करता है और लॉग्स कुछ नहीं बताते। फारगेट पर टारगेट ग्रुप IP टाइप होना चाहिए, इंस्टेंस नहीं।
लोग यहाँ घंटों गवाते हैं। मैं इसे आईपी कर देता हूँ और टारगेट्स पास होने लगते हैं। ट्रैप 2, टास्क स्टार्ट ही नहीं होते, पेंडिंग में अटके, कैनॉट पुल इमेज। टास्क के पास ईसीआर तक पहुंचने का पब्लिक रास्ता नहीं है। मैं असाइन पब्लिक आईपी को एनेबल्ड कर देता हूँ, अब पुल हो जाता है। ट्रैप 3, हेल्थ चेक डिफॉल्ट स्लैश पर गलत पोर्ट पर है तो हेल्दी टास्क्स बीमार दिखते हैं। मैं इसे अपने असली हेल्थ पाथ पर कंटेनर पोर्ट पर लगाता हूँ और वो ग्रीन हो जाते हैं। ट्रैप 4, सबसे चुपचाप वाला। सब हेल्थी दिखता है पर पेज टाइम आउट हो जाता है। कंटेनर का सिक्योरिटी ग्रुप एक गेस्ट लिस्ट है और बाय डिफॉल्ट दरवाजा बंद है। फिक्स एक रूल है, पोर्ट 80 अलाउ करो पर सिर्फ लोड बैलेंसर के सिक्योरिटी ग्रुप से, पूरे इंटरनेट से नहीं। मैं इसे जोड़ता हूँ और देखिए गेटवे टाइम आउट हमारे लाइव पेज में बदल जाता है। 4 सेटिंग्स और ये लगभग हर पहली डिप्लॉय तोड़ती हैं। सच का पल। मैं एड्रेस खोलता हूँ और ये रहा हमारा ऐप लाइव फारगेट पर एक रियल लोड बैलेंसर के पीछे। रिफ्रेश कीजिए, कंटेनर होस्ट बदलता है, ये बैलेंसर आपको दोनों कॉपीज में बांट रहा है। आपने अभी एक कंटेनराइज्ड ऐप प्रोफेशनल तरीके से डिप्लॉय किया और देखा कि क्या टूटता है और कैसे फिक्स होता है। आगे बढ़ने से पहले वो रूल जो बिल जीरो रखता है, हमेशा टेयर डाउन के लिए तैयार रहिए, पूरी क्लीन अप हम बिल्कुल आखिर में करेंगे। चैप्टर 1 खत्म। चैप्टर 2, हमारा ऐप लाइव है पर लाइव और रिलायबल एक बात नहीं। तो मैं एक डरावना काम करूंगा, जानबूझकर एक टूटा हुआ वर्जन डिप्लॉय करूंगा और आप देखेंगे कि AWS इसे पकड़कर खुद रोल बैक कर देता है और असली यूजर्स को एक भी एरर नहीं दिखता। पहले 2 तरह के हेल्थ चेक और लोग इन्हें कंफ्यूज करते हैं। कंटेनर हेल्थ चेक बॉक्स के अंदर चलता है, आपका ऐप खुद को लोकल होस्ट पर चेक करता है। लोड बैलेंसर हेल्थ चेक बाहर से है, बैलेंसर आपके ऐप को पोके करके तय करता है कि ट्रैफिक भेजे या नहीं। एक टास्क एक पास कर सकता है और दूसरा फेल, दोनों चाहिए क्योंकि ये अलग फेलियर्स पकड़ते हैं। अब डिप्लॉयज का सेफ्टी नेट असल में 2 हैं और ये उल्टी समस्याएं पकड़ते हैं। डिप्लॉयमेंट सर्किट ब्रेकर उन कंटेनर्स पर नजर रखता है जो स्टार्ट ही नहीं होते, एक क्रैश लूप, एक बैड इमेज। पर अगर कंटेनर परफेक्टली स्टार्ट हो जाए और फिर हर यूजर को एरर दे, सर्किट ब्रेकर उसे नहीं देख सकता। उसके लिए आप एक क्लाउड वॉच अलार्म आपके एरर रेट पर लगाते हैं और अलार्म पर रोल बैक करते हैं, दोनों एनेबल रखिए। देखिए, मैं सर्किट ब्रेकर को रोल बैक के साथ ऑन करता हूँ, फिर एक इमेज डिप्लॉय करता हूँ जो मुझे पता है टूटी है। नए टास्क स्टार्ट होने की कोशिश करते हैं, फेल होते हैं। AWS फेलियर्स गिनता है, डिप्लॉयमेंट फेल्ड घोषित करता है और खुद ब खुद पिछले अच्छे वर्जन पर रोल बैक कर देता है। मैंने कुछ हुआ ही नहीं, साइट पूरे समय अप रही। पर एक डिप्लॉय जो चलती भी है फिर भी रिक्वेस्ट गिरा सकती है अगर आप लापरवाह हैं। जब AWS पुराना टास्क रोकता है, वो एक पोलाइट सिग्नल भेजता है, सिक टर्म, फिर थोड़ा रुकता है, फिर बंद कर देता है। अगर आपका ऐप सिक टर्म इग्नोर करे तो वो रिक्वेस्ट के बीच मारा जाता है। तो आपका ऐप सिक टर्म पकड़े और चल रहा काम पूरा करे और आप एक स्टॉप टाइम आउट सेट करें। साथ ही लोड बैलेंसर को नए रिक्वेस्ट भेजना पहले रोकना है, डीरजिस्ट्रेशन डिले, और वो आपके सबसे लंबे रिक्वेस्ट जितना लंबा हो। एक ऑर्डरिंग रूल जो सबको काटता है, आपके ऐप का कीप अलाइव टाइम आउट लोड बैलेंसर के आइडल टाइम आउट से बड़ा होना चाहिए, वरना बैलेंसर एक ऐसा कनेक्शन दोबारा इस्तेमाल करता है जो ऐप ने अभी बंद किया और यूजर को 502 मिलता है। ऐप को बैलेंसर से ऊंचा रखिए, ये चेंज सही करो और एक रोलिंग डिप्लॉय सच में जीरो डाउन टाइम है। आखिरी रिलायबिलिटी रूल, एक सर्विस चलाओ, अकेला टास्क नहीं। सिर्फ सर्विस ही टास्क को रिप्लेस करता है जब वो क्रैश हो, जब उसका अवेलेबिलिटी जोन फेल हो या जब AWS नीचे का प्लेटफॉर्म रिटायर करे। अकेला टास्क जो मरा वो मरा ही रहता है। सबूत ये रहा, एक कर्ल लूप साइट को मारते हुए जबकि मैं पूरा रोलिंग डिप्लॉय करता हूं और सक्सेस काउंटर कभी नहीं गिरता। चैप्टर 2 खत्म। चैप्टर 3, 2 कॉपीज ठीक हैं जब तक ट्रैफिक स्पाइक ना आए। तो ऐप को खुद बढ़ने और घटने वाला बनाते हैं। पे ऑफ ये देखिए, मैं इस पर लोड टेस्ट फेंकता हूं और रनिंग कंटेनर्स 2 से 20 की तरफ चढ़ते हैं। रिस्पॉन्स टाइम फ्लैट रहता है और ट्रैफिक रुकने पर वापस 2 पर आ जाते हैं। और खर्च कुछ पैसे पहले वो गॉचा जिससे लोगों को लगता है स्केलिंग टूटी है। स्केलिंग सर्विस में बिल्ट इन नहीं है, आपको पहले सर्विस को एक स्केलेबल टारगेट के रूप में रजिस्टर करना होता है, मिनिमम और मैक्सिमम के साथ। ये एक स्टेप छोड़ी तो कभी स्केल नहीं होगा, तो हम इसे रजिस्टर करते हैं min 2 max 20। अब हम स्केल किस पर करें? ज़्यादातर ट्यूटोरियल CPU पर स्केल करते हैं और वेब ऐप के लिए वो अक्सर गलत है। आपकी साइट रिक्वेस्ट में डूब सकती है जबकि CPU शांत दिखे। बेहतर सिग्नल है रिक्वेस्ट पर टारगेट। लोड बैलेंसर हर कंटेनर पर रिक्वेस्ट गिनता है। हम एक टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी सेट करते हैं, हर टास्क पर लगभग 1000 रिक्वेस्ट, और AWS कंटेनर्स को थर्मोस्टैट की तरह जोड़ता घटाता है। दूसरी ज़रूरतों के लिए दूसरे मोड्स हैं।
स्टेप स्केलिंग अचानक स्पाइक्स पर बड़े जंप में रिएक्ट करती है। स्केड्यूल्ड स्केलिंग एक तय 9 बजे की भीड़ से पहले प्री वॉर्म करती है, क्योंकि रिएक्टिव स्केलिंग एक तय वेव के लिए थोड़ी देर से रिएक्ट करती है। और एक नॉन प्रोडक्शन ऐप के लिए आप 0 तक स्केल कर सकते हैं ताकि आइडल रहने पर कुछ खर्च न हो। दो नॉब्स ठीक से सेट कीजिए। कूल डाउन्स इसे फ्लैपिंग से रोकते हैं, हर मिनट टास्क जोड़ना घटाना। और मैक्सिमम आपकी सेफ्टी रेल है, ये एक रनअवे बिल और अटैक के दौरान रनअवे स्केल दोनों कैप रखता है। साथ ही स्केलिंग असल में चल रहे टास्क पर रिएक्ट करती है, उस नंबर पर नहीं जो आपने चाहा। इसीलिए कैपेसिटी टाइट होने पर यह बेतहाशा नहीं बढ़ती। यही एक फ्री फायदा, फारगेट आपसे माइनस पर वोल्ट सीपीयू सेकंड का बिल लेता है, तो दो बातें मायने रखती हैं। एक, आप सिर्फ वैलिड सीपीयू और मेमोरी पेयर्स चुन सकते हैं, ज्यादा मेमोरी मांगना एक महंगे सीपीयू टियर पर मजबूर कर सकता है। दो, आर्किटेक्चर को आर्म पर स्विच कीजिए, यानी ग्रेविटॉन टास्क डेफिनेशन में एक लाइन और उतने ही काम के लिए लगभग 20% सस्ता। ये रहा लोड टेस्ट रिक्वेस्ट, एक एक्सिस पर, रनिंग टास्क दूसरी पर। यही है इलास्टिसिटी। चैप्टर 3 खत्म। चैप्टर 4, अभी हमारे कंटेनर्स पब्लिक सबनेट्स में पब्लिक एड्रेसेस के साथ बैठे हैं। ये चलता है पर प्रोडक्शन का तरीका नहीं, और ये चुपचाप पैसा खर्च कर रहा है। इस चैप्टर का पे ऑफ, वही ऐप पूरी तरह प्राइवेट, कोई पब्लिक एड्रेस नहीं। और मैं एक $30 महीने का चार्ज हटाऊंगा, जो शायद आप एक छोटा मेंटल मॉडल। वीपीसी आपका अपना प्राइवेट हिस्सा है AWS का। इसके अंदर पब्लिक सबनेट सीधे इंटरनेट तक पहुंच सकते हैं, प्राइवेट नहीं। सिक्योरिटी के लिए आप कंटेनर्स प्राइवेट सबनेट्स में चाहते हैं, छुपे हुए। पर इससे एक दिक्कत बनती है, एक प्राइवेट टास्क को फिर भी ECR से इमेज पुल करनी है और लॉग्स भेजने हैं, और इंटरनेट का रास्ता ना हो तो वो नहीं कर सकता। आलसी फिक्स है N8 गेटवे, एक पेड बॉक्स जो प्राइवेट चीजों को इंटरनेट का वन वे दरवाजा देता है। ये चलता है, पर माइनस पर आवर और माइनस पर ग्राम मेगाबाइट बिल लेता है, तो हर इमेज पुल और हर लॉग लाइन चुपचाप पैसा गिनती है। एक बेहतर तरीका है VPC एंड पॉइंट्स। ये AWS सर्विसेज तक सीधे प्राइवेट ऑन रैम्प्स हैं, कोई इंटरनेट नहीं, कोई नेट नहीं, कुछ चाहिए ECR API और ECR डॉकर इमेज पुल के लिए S3 गेटवे एंड पॉइंट, क्योंकि इमेज लेयर्स असल में S3 में रहती हैं, क्लाउड वॉच लॉग्स लॉगिंग के लिए और सीक्रेट्स मैनेजर सीक्रेट्स के लिए। ये जोड़ दो और एक पूरी तरह प्राइवेट टास्क पुल, लॉग और सीक्रेट्स पढ़ सकता है, बिना किसी इंटरनेट रास्ते के। ये रहा वो ट्रैप जो मैं लाइव दिखाऊंगा। मैं दो ECR एंड पॉइंट्स जोड़ता हूं, पर S3 गेटवे एंड पॉइंट भूल जाता हूं और पुल फेल हो जाता है। कैनॉट पुल कंटेनर, सब यहां फंसते हैं। इमेज लेयर्स S3 में है, तो उस एक फ्री गेटवे एंड पॉइंट के बिना कुछ पुल नहीं होता। मैं इसे जोड़ता हूं और टास्क एक प्राइवेट सबनेट में लॉन्च हो जाता है। अब मैं नेट गेटवे डिलीट करता हूं और बिल की लाइन गायब। नेटवर्क में रहते हुए दो और प्रोफेशनल आदतें। बदलते IP रेंजेस से फायरवॉल रूल्स लिखने के बजाय आप एक सिक्योरिटी ग्रुप को दूसरे से रेफरेंस करते हैं। डेटाबेस ग्रुप ऐप ग्रुप को अलाउ करे, ऐप ग्रुप लोड बैलेंसर ग्रुप को। ऐसे रूल्स जो स्केल होने पर सही रहते हैं। और दीवार जानिए, हर फारगेट टास्क अपना नेटवर्क कार्ड और अपना IP लेता है, तो छोटा सबनेट एड्रेसेस खत्म कर देता है और स्केलिंग चुपचाप रुक जाती है। जगह रखिए या ट्रंकिंग ऑन कीजिए। चैप्टर 4 खत्म। चैप्टर 5, ऐप अब प्राइवेट है, पर प्राइवेट और सिक्योर एक बात नहीं। तो इस चैप्टर में मैं अपने ही कंटेनर पर अटैक करूंगा, और आप देखेंगे AWS उस एग्जैक्ट कमांड को पकड़कर अलर्ट उठाता है। फिर हम हर वो दरवाजा बंद करेंगे जिसने इसे होने दिया। वापस उन दो रोल्स पर अब सिक्योरिटी नजरिए से। टास्क रोल आपके ऐप का बैज ठीक उतने तक स्कोप्ड हो जितना वो छूता है। यही एक बकेट, यही एक टेबल, कभी स्टार नहीं, कभी फुल एक्सेस नहीं। क्योंकि अगर आपका ऐप कभी ब्रीच हो, हमलावर को ठीक वही परमिशंस मिलते हैं और कुछ नहीं। एग्जीक्यूशन रोल भी सिर्फ वही सीक्रेट्स जो उसे इंजेक्ट करने हैं। लीस्ट प्रिविलेज पैरानोया नहीं, ये ब्लास्ट रेडियस कंट्रोल है। सीक्रेट्स, कभी पासवर्ड को प्लेन एनवायरनमेंट वेरिएबल में मत डालिए। टास्क डेफिनेशन तक रीड एक्सेस वाला कोई भी उसे क्लियर टेक्स्ट में देख सकता है। इसके बजाय आप उसे सीक्रेट्स मैनेजर में रखते हैं और रेफरेंस करते हैं। AWS उसे स्टार्ट टाइम पर इंजेक्ट करता है और वो कभी डेफिनेशन या लॉग्स में नहीं दिखता। और बेहतर, सीक्रेट्स मैनेजर उसे ऑटोमेटिकली रोटेट कर सकता है। इमेज को खुद हार्डन कीजिए। ECR स्कैनिंग ऑन कीजिए, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम की कमजोरियां पकड़ता है। इन्हांस्ड इंस्पेक्टर से आपके लैंग्वेज पैकेजेस भी लगातार स्कैन करता है। टास्क डेफिनेशन में रूट फिरस्टेटम को रीड ओनली बनाइए ताकि कॉम्प्रोमाइज प्रोसेस मैलवेयर न लिख सके, और नॉन रूट यूजर के रूप में चलाइए ताकि घुसपैठ एडमिन राइट से शुरू ना हो। जो लाइनक्स कैपेबिलिटीज इस्तेमाल नहीं करते उन्हें ड्रॉप कीजिए। अब लाइव डेमो। मैं गार्ड ड्यूटी रन टाइम मॉनिटरिंग ऑन करता हूं, जो हर टास्क के पास एक छोटा मैनेज एजेंट रखता है। फिर मैं ECS exec से अपने ही चल रहे कंटेनर में जाता हूं और एक संदिग्ध कमांड चलाता हूं, जैसा एक हमलावर चलाता। कुछ ही पल में एक गार्ड ड्यूटी फाइंडिंग दिखता है जो प्रोसेस और कमांड लाइन का नाम बताता है।
ये रन टाइम डिफेंस है जो एक स्टैटिक डिप्लॉय के पास बिल्कुल नहीं होती। दो आखिरी बातें। अपने लॉग्स और सीक्रेट्स को अपनी KMS की से एन्क्रिप्ट कीजिए ताकि एक्सेस गेटेड और ऑडिटेबल रहे। और जब भी कोई ECS एग्जेक से अंदर जाए, उस सेशन को लॉग कीजिए, कौन आया और क्या चलाया। ये सब सिक्योरिटी हब से जोड़ दीजिए और वो आपको स्टैंडर्ड बेंचमार्क पर ऑटोमेटिकली स्कोर करता है। चैप्टर 5 खत्म। चैप्टर 6। क्लाउड खुशी खुशी आपसे हर आइडल चीज का पैसा लेगा जो आप चलता छोड़ देते हैं। तो इस बिल को काटते हैं। ये रहे कॉस्ट एक्सप्लोरर के 2 स्क्रीनशॉट्स। वही वर्कलोड इस चैप्टर के बदलावों से पहले और बाद लगभग 70% सस्ता। मैंने ठीक क्या बदला बताता हूँ। सबसे बड़ा लीवर फारगेट स्पॉट AWS स्पेयर कैपेसिटी 70% तक ऑफ में बेचता है और जो कुछ भी इंटरप्शन सह सकता है उसके लिए ये मुफ्त पैसा है। आप एक कैपेसिटी प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी सेट करते हैं, सेफ्टी के लिए कुछ ऑन डिमांड टास्क का बेस रखते हैं, फिर बाकी स्पॉट पर डालते हैं। पेज AWS स्पॉट को 2 मिनट की चेतावनी के साथ वापस ले सकता है, वही सिक टर्म जो हम चैप्टर 2 से हैंडल करते हैं। तो एक ग्रेसफुल ऐप कुछ नहीं खोता। 2 और डिस्काउंट्स जो जुड़ते हैं। ग्रेविटॉन आर्केंसॉ M आर्किटेक्चर उतने ही काम के लिए लगभग 20% सस्ता, टास्क डेफिनेशन में एक लाइन। और अगर आपका एक स्टेडी बेस लाइन है, एक कंप्यूट सेविंग्स प्लान 1 या 3 साल के लिए एक आवरली खर्च कमिट करता है और आधे तक ऑफ दे देता है। स्पॉट उतार चढ़ाव वाले हिस्से के लिए, सेविंग्स प्लान स्टेडी हिस्से के। अब बर्बादी का पैसा रोकिए। फारगेट उस साइज का बिल लेता है जो आप रिजर्व करते हैं, इस्तेमाल का नहीं। तो राइट साइज कीजिए। कंप्यूट ऑप्टिमाइजर आपके असली यूसेज को पढ़कर बताता है कितना छोटा जाना है। चैप्टर 4 वाले VPC एंड पॉइंट्स याद हैं, वो सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, माइनस पर ग्राम आइगाबाइट नेट चार्ज भी खत्म करते हैं। और ध्यान दीजिए, आपका लोड बैलेंसर जीरो ट्रैफिक पर भी माइनस पर आवर बिल लेता है। तो छोटी सर्विसेज को एक ही बैलेंसर के पीछे रखिए। आखिर में चुपचाप बढ़ते कॉस्ट्स। आपके लॉग्स डिफॉल्ट में हमेशा के लिए रखे जाते हैं। एक रिटेंशन सेट कीजिए, 1 हफ्ता या महीना। आपका इमेज रजिस्ट्री हर बिल्ड हमेशा रखता है। पुरानी इमेजेस एक्सपायर करने का एक लाइफ साइकिल रूल जोड़िए। और नॉन प्रोडक्शन के लिए रात और वीकेंड में 0 तक स्केल स्केड्यूल कीजिए। हर चीज को टीम और एनवायरनमेंट से टैग कीजिए और अब आप देख सकते हैं कौन कितना खर्च करता है। चैप्टर 6 खत्म। चैप्टर 7। अब तक मैं हाथ से डिप्लॉय कर रहा था। असली टीम्स ऐसा नहीं करती। पे ऑफ, मैं गिट पर कोड पुश करता हूँ और वो खुद बिल्ड, टेस्ट और लाइव हो जाता है 0 डाउन टाइम के साथ। और अगर नया वर्जन खराब हो तो खुद रोल बैक कर लेता है। वो पाइपलाइन बनाते हैं। पहले पाइपलाइन AWS से बात कैसे करें। पुराना तरीका, आप लॉन्ग लिव्ड एक्सेस कीज अपने CI में चिपकाते हैं और लीक्ड कीज कंपनीज के ब्रीच होने के टॉप तरीकों में से एक है। मॉडर्न तरीका है OIDC। आपकी पाइपलाइन बस उस पल के लिए एक रोल अस्यूम करती है जब वो चलती है, कोई स्टोर्ड कीज नहीं। हम पहले वो अब बिल्ड हर पुश पर पाइपलाइन इमेज बिल्ड करके टैग करती है और रूल ये है, उसे गिट कमिट हैश से टैग कीजिए, सिर्फ लेटेस्ट नहीं। लेटेस्ट एक मूविंग टारगेट है, आप कभी नहीं बता सकते असल में क्या चल रहा है। या साफ साफ रोल बैक। एक कमिट हैश टैग एक एग्जैक्ट रिप्रोड्यूसिबल बिल्ड पिन करता है। हम टास्क डेफिनेशन को उस नई इमेज के साथ एक टेम्पलेट से रेंडर करते हैं, कोड की तरह, वर्जन कंट्रोल में। फिर डिप्लॉय और हम चैप्टर 1 से लेवल अप करते हैं। टास्क जगह पर रिप्लेस करने के बजाय हम ब्लू ग्रीन करते हैं। हम नया वर्जन ग्रीन पुराने ब्लू के साथ खड़ा करते हैं और एक अलग टेस्ट लिस्नर ग्रीन पर लगाते हैं ताकि किसी असली यूजर के छूने से पहले इसे प्राइवेट में चेक कर सकें। फिर प्रोडक्शन ट्रैफिक शिफ्ट करते हैं, एक साथ या धीमे कैनरी में, और कुछ गलत दिखे तो एक क्लिक या एक ऑटोमेटिक अलार्म सबको वापस ब्लू पर भेज देता है। हम डिप्लॉयमेंट के अंदर एक गेट भी रखते हैं, एक लाइफ साइकिल हुक जो ग्रीन पर एक स्मोक टेस्ट चलाता है और फेल होने पर ट्रैफिक शिफ्ट करने से मना कर देता है। देखिए, मैं एक अच्छा कमिट पुश करता हूँ, वो सीधे लाइव तक जाता है। फिर मैं जानबूझकर एक टूटा कमिट पुश करता हूँ, स्मोक टेस्ट फेल होता है और पाइपलाइन किसी यूजर के देखने से पहले रोल बैक कर देती है। वही इमेज फिर डेव से स्टेजिंग से प्रोडक्शन तक प्रमोट होती है, कभी रीबिल्ड नहीं। तो जो आपने टेस्ट किया वही शिप होता है। चैप्टर 7 खत्म। चैप्टर 8। अब सब ऑटोमेटेड है, पर एक दिन ये प्रोडक्शन में टूटेगा और सिर्फ एक बात मायने रखती है कि आप कितनी जल्दी पता लगाते हैं क्यों। पे ऑफ, मैं जानबूझकर ऐप तोड़ूंगा और लगभग 2 मिनट में एग्जैक्ट वजह ढूंढ लूंगा बिना किसी चीज में SSH किए, क्योंकि फारगेट पर आप कर ही नहीं सकते और जरूरत भी नहीं। आंखों से शुरू कीजिए, कंटेनर इनसाइट्स ऑन कीजिए और आपको CPU, मेमोरी और टास्क काउंट्स के डैशबोर्ड्स बने बनाए मिलते हैं। स्ट्रक्चर्ड लॉग्स भेजिए, JSON, प्लेन टेक्स्ट नहीं, ताकि आप उन्हें क्वेरी कर सकें। और फायरलेंस इस्तेमाल कीजिए अगर उन्हें दूसरे टूल्स तक रूट करना हो। सर्विसेज के बीच रिक्वेस्ट फ्लो के लिए एक्सरे या A से ट्रेसिंग जोड़िए ताकि देख सकें कौन सा हॉप धीमा है, अंदाजा लगाने के बजाय। फिर सही सिग्नल्स पर अलार्म्स, सिर्फ CPU नहीं। अपने 500 एरर रेट को देखिए, अनहेल्दी होस्ट्स की गिनती को, और जो टास्क्स आप चाहते हैं और जो असल में चल रहे हैं उनके बीच के फर्क को। टास्क स्टेट चेंजेस को इवेंट ब्रिज से वायर कीजिए।
ताकि एक टास्क का मरना एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ट्रिगर कर सके। अब डिबगिंग खुद। पहले मौत का नोट पढ़िए। हर स्टॉप टास्क का एक स्टॉप रीजन और एग्जिट कोड होता है। 137 अक्सर आउट ऑफ मेमोरी या फोर्स्ड किल, 139 अक्सर क्रैश या खराब एनवायरनमेंट वेरिएबल, 255 एग्जैक्ट फॉर्मेट एरर के साथ, मतलब आपने इमेज गलत चिप के लिए बिल्ड की, आर्म बनाम x86। ये 3 सीख लीजिए और आपने आधे फेलियर्स कंसोल से ही डायग्नोस कर लिए। और लोड बैलेंसर पर तिकड़ी, इन्हें पढ़ना सीखिए। 502 अक्सर मतलब आपके ऐप ने एक कनेक्शन बंद किया जो बैलेंसर ने दोबारा इस्तेमाल किया, वही कीप अलाइव रूल चैप्टर 2 से। 503 मतलब कोई हेल्दी टारगेट्स ही नहीं। 504 मतलब आपका ऐप बहुत धीमा था और बैलेंसर ने हार मान ली। 3 अलग समस्याएं, 3 अलग फिक्सेस। पावर टूल ECS एग्जैक्ट। देखिए ऐप बदतमीजी कर रहा है, मैं एक कमांड चलाता हूं और सीधे चल रहे फारगेट कंटेनर में शेल में हूं, प्रोडक्शन में। कोई बैस्टियन नहीं, कोई SSH की नहीं। मैं प्रोसेस चेक करता हूं, खराब कॉन्फ़िग पकड़ता हूं और ट्रेस ने पहले ही बता दिया था कौन सा कॉल धीमा था। 2 मिनट जड़ मिल गई। यही फर्क है पैनिक और एक शांत फिक्स के बीच। चैप्टर 8 खत्म। चैप्टर 9 बड़े जाने से पहले सबसे जरूरी आर्किटेक्चर सवाल, क्या ये ECS होना भी चाहिए? ईमानदार डिसीजन ट्री। ऐप रनर, अगर आप बस एक वेब ऐप चलाना चाहते हैं, लैम्डा छोटे इवेंट ड्रिवन बर्स्ट्स के लिए जो 15 मिनट से कम हो, ECS फारगेट के साथ लॉन्ग रनिंग कंटेनर्स के लिए कम ऑप्स में, यानी हम, और EKS सिर्फ तब जब आपको खास कुबरनेटिस चाहिए। गलत चुनना एक बिगिनर की सबसे महंगी गलती है। अब कंटेनर्स असल में चलते कहाँ हैं? फारगेट, कोई सर्वर्स नहीं जो हमने इस्तेमाल किया। EC2 लॉन्च टाइप, जब आपको एक खास मशीन चाहिए, एक GPU या ज्यादा डेंसिटी। और नया ऑप्शन ECS मैनेज इंस्टेंसेस, जहां AWS आपके लिए सर्वर्स चलाता और पैच करता है, पर आपको फिर भी GPUs और प्रिविलेज एक्सेस मिलता है, बीच का रास्ता। इन्हें आप कैपेसिटी प्रोवाइडर से जोड़ते हैं। हमारा ऐप स्टेटलेस है, इसीलिए ये इतनी आसानी से स्केल हुआ। असली ऐप्स में स्टेट होता है, तो मैं पैटर्न्स दिखाता हूँ। फाइल्स के लिए EFS का शेयर्ड फाइल सिस्टम, एक मैनेज डेटाबेस के लिए RDS, और टास्क्स के चर्न होने पर कनेक्शंस पूल करने के लिए आगे RDS प्रॉक्सी। जो जॉब चलकर खत्म होते हैं, हमेशा चलने के बजाय उन्हें आप इवेंट ब्रिज शेड्यूलर से शेड्यूल करते हैं या स्टेप फंक्शन से ऑर्केस्ट्रेट करते हैं। और बड़ी बात, एक रीजन आउटेज से बचना। हम इमेज को दूसरे रीजन में रेप्लिकेट करते हैं, वहां भी सर्विस खड़ी करते हैं, आगे राउट 53 DNS हेल्थ बेस्ड फेलओवर के साथ रखते हैं और डेटाबेस को ग्लोबल सेटअप से रेप्लिकेट करते हैं। देखिए मैं जानबूझकर प्राइमरी रीजन गिराता हूं और कुछ ही सेकंड में DNS ट्रैफिक को दूसरे रीजन पर फेल ओवर कर देता है और ऐप अप रहता है। यही वो आर्किटेक्चर है जो आपको रात में चैन से सुलाता है। चैप्टर 9 खत्म। चैप्टर 10 आखिरी। ऐप डिप्लॉय होता है, स्केल होता है, हील होता है और फेल ओवर होता है, पर क्या ये एक ऑडिट, एक डिलीटेड डेटाबेस और एक असली आउटेज ड्रिल से बचेगा? डिप्लॉय होना और प्रोडक्शन रेडी होना एक बात नहीं, तो इसे स्ट्रेस करते हैं और वो आखिरी कमियां बंद करते हैं जिन्हें लगभग हर ट्यूटोरियल नजरअंदाज करता है। पहले वो टेस्टिंग जो डेमो में नहीं दिखती पर जिसके बिना शिप नहीं कर सकते। इमेज को स्कैन कीजिए और एक बिल ऑफ मटेरियल्स बनाइए ताकि पता हो उसके अंदर हर पैकेज क्या है। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर कोड को डिप्लॉय से पहले पॉलिसी चेक से गेट कीजिए ताकि कोई मिसकॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्शन तक न पहुंचे। और लोड और सोक टेस्ट चलाइए ताकि साबित हो कि चैप्टर 3 वाली ऑटो स्केलिंग लगातार दबाव में टिकती है। दूसरा, वो कमी जो इस पूरे कोर्स में अब तक चुपचाप थी, आपका डेटा। हमने एक फाइल सिस्टम और एक डेटाबेस माउंट किया, पर हमने उन्हें कभी प्रोटेक्ट नहीं किया। दोनों के लिए AWS बैकअप ऑन कीजिए पॉइंट इन टाइम रिकवरी के साथ, और कॉपीज एक अलग अकाउंट में रखिए ताकि रैंसमवेयर भी न पहुंच सके। फिर, और ये वो हिस्सा है जो लोग छोड़ देते हैं, एक रिस्टोर असल में टेस्ट कीजिए। एक बैकअप जिसे आपने कभी रिस्टोर नहीं किया, वो बस एक उम्मीद है। तीसरा, कंप्लायंस जो खुद चलती है। एक बार की सिक्योरिटी चेक के बजाय AWS कॉन्फ़िग कन्फॉर्मेंस पैक्स इस्तेमाल कीजिए। ऐसे रूल्स जो लगातार किसी रूट के रूप में चल रहे टास्क को, किसी प्लेन टेक्स्ट सीक्रेट को, किसी पुराने प्लेटफॉर्म वर्जन को फ्लैग करते हैं और ड्रिफ्ट की रिपोर्ट देते हैं। यही फर्क है एक बार ऑडिट पास करने और लगातार कंप्लायंट रहने में। और आखिर में सबसे बहादुर टेस्ट, केओस इंजीनियरिंग। फॉल्ट इंजेक्शन सर्विस से मैं जानबूझकर एक चल रहे टास्क को मारता हूं और सर्विस उसे रिप्लेस कर देती है। फिर मैं एक पूरा अवेलेबिलिटी जोन गिराता हूं और ऐप अप रहता है। आपके पास सच में रिलायबिलिटी नहीं है जब तक आप जानबूझकर चीजें तोड़कर साबित न करें। अगर आपकी सर्विस इससे बच जाती है तो वो प्रोडक्शन रेडी है। अब वो आदत जो बिल जीरो रखती है, पूरा टीयर डाउन। हम सर्विस को जीरो पर करते हैं, डिलीट करते हैं। लोड बैलेंसर और उसका टारगेट ग्रुप डिलीट करते हैं, NAT पहले ही जा चुका। और कॉस्ट एक्सप्लोरर में कंफर्म करते हैं कि मीटर रुक गया। क्लस्टर, रोल्स और रजिस्ट्री मुफ्त हैं, छोड़ सकते हैं किसी भी डेमो के बाद। टीयर डाउन कीजिए। एक भूला हुआ लोड बैलेंसर बिगिनर के बिल पर नंबर 1 सरप्राइज है।
पीछे देखिए आपने क्या बनाया। एक फोल्डर से आपने एक कंटेनर डिप्लॉय किया और 4 ट्रैप्स हराए, इसे सेल्फ हीलिंग बनाया, रियल ट्रैफिक पर स्केल कराया, प्राइवेट बनाकर एक बिल मारा, इतना हार्डन किया कि AWS पहरा देता है, कॉस्ट 70% काटी, सेफ रोलबैक्स के साथ ऑटोमेटिकली शिप कराया, इसे लाइव डिबग करना सीखा, रीजन्स में फैलाया और केओस से साबित किया। यही है पूरा शिपिंग पोर्ट। और अब आप AWS पर प्रोडक्शन कंटेनर्स चलाते हैं, आज की सबसे मांग वाली क्लाउड स्किल। अगर इसका आधा भी समझ आया तो आप ज्यादातर काम करने वाले इंजीनियर से आगे हैं। हर चैप्टर डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्ड है, तो जब जरूरत हो किसी लेवल पर वापस आइए। कमेंट्स में बताइए कौन सा चैप्टर काम आया और अपना स्टक टास्क एरर डालिए, मैं पढ़ता हूँ। अगर ये काम का था तो सब्सक्राइब कीजिए, यही एक तरीका है जिससे ये फुल बिल्ड्स आप तक पहुंचते हैं। मैं हूं वायन। अब जाइए कुछ बनाइए और बाद में टीयर डाउन कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं।